नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। राजधानी देहरादून में आज हड़कंप मच गया जब गदरपुर विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर अपने और अपने परिवार पर लगे आरोपों को चुनौती दी है। विधायक पांडे का कहना है कि उन पर आरोप लगाकर उन्हें भूमाफिया साबित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने जांच में पारदर्शिता की मांग करते हुए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करने की यहां पर प्रस्ताव रखा है। पांडे ने साफ कहा है कि वे जांच में भागने वाले नहीं हैं और चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो भाजपा विधायक ने यहां पर पुलिस मुख्यालय में जो है यहां चुनौती दी है और साफ तौर पे कहा कि उन्हें भूमाफिया साबित करने की जो कोशिश की जा रही है उसी के चलते अब उन्होंने भाजपा विधायक ने पुलिस मुख्यालय में चुनौती देते हुए यहां पर डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की है और उसके बाद उन्हें भूमाफिया जो साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पारदर्शी तरीके से करने की मांग यहां पर उठाई। उत्तराखंड में प्री एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत मतदाता सूची की मैपिंग में राज्य ने बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है। अब तक प्रदेश में लगभग 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 1 फरवरी से प्री एसआईआर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस चरण में वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग की जाएगी, जिससे डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके। अभियान के दूसरे चरण में आपको बता दें महिला और युवा मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष फोकस रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके। मुकदमा लगा 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का मुकदमा। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सोमेश्वर में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर छात्राओं और शिक्षक अभिभावक संघ के आज प्रदर्शन किया। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी और को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का आरोप है कि अंग्रेजी विषय का अध्यापिका आशा जोशी को नवंबर 2025 से देहरादून में तैनात कर दिया गया था, जिसमें से 188 छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई शिक्षा नहीं मिली है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान के रिक्त पदों को भरने की मांग भी यहां पर की गई है। अभिभावकों और छात्राओं ने यहां पर रैली निकाली और मुख्य चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर नुक्कड़ सभा की ओर से नारे भी लगाए हैं। छात्रों और शिक्षकों अभिभावक संघ का प्रदर्शन जो है वो यहां देखने को मिला। तो आपको बता दें किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ पर कई शिक्षक जो है राजी नहीं है, जिसके बाद अब यहाँ पर छात्राओं और शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास का क्षेत्र न केवल वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की विविधता के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हाल ही में ये लॉग टेल मॉनिटरिंग देखी गई है कि किस तरीके से मिनीवेट देखा गया है, जिसमें पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान एकदम से इसने खींचा है। वन्य जीव प्रेमी संजय छिमवाल ने अनुसार आपको बता दें ये पक्षी अपनी खूबसूरती और रंग के कारण अलग अलग पहचान रखते हैं। नर लाल और मादा पीले हरे रंग की होती है। ये पक्षी आमतौर पर ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों वाले इलाकों में जो है रहते हैं और कड़ी और कीड़े मकोड़े जो है ये खाते हैं। आपको बता दें इसका दिखते का संकेत यह है कि कॉर्बेट का जंगल जैव विविधता के लिए आज भी काफी ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध है। तो कॉर्बेट में यहाँ पर जो है दुर्लभ और खूबसूरत पक्षी जो है वो देखने को मिले, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत पक्षी यहाँ पर लॉन्ग टेल मिनीवेट जो है वो देखा गया, जिसने कहीं ना कहीं अब पक्षी प्रेमियों में उत्साह भी बढ़ा दिया है और इसी के चलते पर्यटकों में भी भारी उत्साह इस पूरे
चीज को लेकर देखते हुए नजर आ रहा है। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास का जो इलाका है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है और हमारे कॉर्बेट में लगभग 600 प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। तो ये जो पक्षी यहाँ पर अभी देखा गया है ये लॉन्ग टेल मिनीवेट है और ये बहुत खूबसूरत पक्षी है। अमूमन ये पेड़ की चोटियों पर ही ज्यादा रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है और नीचे बहुत कम आता है। जो लाल कलर है वो नर का होता है और मादा हल्के पीले और हल्के हरे रंग में होती है। अधिकतर पक्षियों में देखा जाता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि नर और मादा जो है थोड़े अलग रंग रूप के होते हैं और नर ज्यादा चटक होते हैं, जिसमें से कि आप जो देख रहे हैं लॉन्ग टेल मिनीवेट का नर है। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है देवभूमि समाचार में। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। आपको बता दें कि सीमांत खटीमा के सराफ पब्लिक स्कूल में एडवांस फीस ना जमा करने पर एक छात्र को इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठने से रोके जाने का आरोप सामने आया। नाराज अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल ने खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है और यहां पर स्कूल पर भी जो है कार्रवाई की मांग यहां पर उठाई गई है उनके द्वारा। खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने स्कूल प्रिंसिपल को तलब करते हुए अभिभावकों के समक्ष वार्ता करने का यहां पर आवश्यकता जताई है और उसके निर्देश भी दिए। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि फीस के नाम पर बच्चों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल ने भी मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। सराफ पब्लिक स्कूल से लगातार अभिभावकों को फोन आ रहा है कि एडवांस फीस जमा कराने के लिए, जबकि वहाँ पर एडवांस फीस पेरेंट्सों के द्वारा जमा कराई गई है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल में बच्चों को न बैठने की धमकी दी जा रही है। तो उसके लिए हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे स्कूल के प्रधानाचार्य और जो लोग ऐसे दुर्कृत्य कर रहे हैं बच्चों के साथ में, जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं भी एक अभिभावक हूँ और पिछले काफ़ी समय से कई बातें आती हैं कि सराफ पब्लिक स्कूल में जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है उनको ज़बरदस्ती उनको टॉर्चर करा जाता है, उनको मैसेज भेजकर उनको ट्रेनिंग करा जाता है, जबकि अधिकांश जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं समय से फ़ीस जमा करते हैं। अब अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है। प्रैक्टिकल देने के लिए बच्चे को कहा गया कि अगर आपकी फीस जमा नहीं होगी तो आपको शायद प्रैक्टिकल देने से मना करा जा सकता है। हम नहीं जानते कि उस बच्चे को रोका गया या नहीं रोका गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करा के मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न करा गया कि आपका प्रैक्टिकल आज है, आपकी फीस का इतना हुआ, ये आप जमा करवाएं। जी, अभी पेरेंट्स के द्वारा अवगत कराया गया था कि शायद जो विद्यालय जिसमें उनका बच्चा अध्ययन रहता है उनके कार्यालय के द्वारा पेरेंट्स को फीस देने के लिए कहा गया था। जैसे कि पेरेंट्स और उनके बच्चे को थोड़ा बुरा लगा कि बच्चे को क्यों कहा गया है फीस देने के लिए, और ये भी शायद उन्होंने शिकायत किया था कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम को रोक दिया जाएगा। लेकिन अभी पेरेंट्स को बुला करके और वहाँ के प्रिंसिपल को बुला करके वार्ता कर ली गई है। प्रिंसिपल ने जो भी शिकायत है पेरेंट्स की उसका निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया है और किसी भी छात्र के साथ में किसी भी तरीके का अरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम पंचायत बरमाड़ी में मंदिरों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। ग्रामीणों की सतर्कता से चोरों के साथ चोरी का सामान और चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया गया। मामला 27 जनवरी को नरसिंह मंदिर का बताया जा रहा है, जब खेतों में काम कर रही महिलाओं ने चोरों की संदिग्ध गतिविधियां देखी और ग्रामीणों को सूचना दी है। पकड़े गए आरोपियों पर पहचान जो है यहाँ पर शहनजर, समीर, सलमान और कादिर के रूप में हुई है, जो लक्सर हरिद्वार के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य मंदिरों में हुई चोरी के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ जो है वो जारी है। दिनांक 27/1/2026 को थाना गुप्तकाशी के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम बरमाड़ी, जो कि लोहारा लंबोली रोड की तरफ है, वहाँ पे ग्रामवासियों द्वारा एक पिकअप वाहन जिसका नंबर 17CA 6240 है, उक्त वाहन को रोकने पर 4 व्यक्तियों को उक्त वाहन में 4 व्यक्ति मिले, जिनका नाम समीर, कादिर, सलमान और शाहनजर, जो कि मखियाली थाना लक्सर के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों को रोका गया तो गाड़ी को चेक करने पे पाया गया कि वाहन में जो है मंदिर की कुछ घंटियां, चिमटे इत्यादि बरामद हुई। ग्रामवासियों के द्वारा उक्त 4 व्यक्तियों को मैं वाहन के थाने गुप्तकाशी में लाया गया। दिनांक 28/1/2026 को उक्त 4 अभियुक्तों की निशानदेही पे जंगलों में छुपाई गई अन्य मंदिर की घंटियां व चिमटे बरामद किए गए। आज दिनांक 28/1/2026 को उक्त 4 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
तो हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर बेलगढ़ के पास बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। हल्द्वानी से देहरादून जा रहे उत्तराखंड परिवहन विभाग की निगम रोडवेज की जो बस थी, उसमें चालक ने अचानक सामने आई बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कच्चे हिस्से में धंस गई। बस में आपको बता दें करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। हादसे में 6 से 7 यात्रियों के हल्की चोटें भी आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार जो है यहाँ पर दिया गया। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य यहाँ पर किया गया। बस के पलटने से बच जाने के कारण बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं टल गया। कुछ देर यातायात प्रभावित रहा है। आपको बता दें बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हल्द्वानी से देहरादून को जा रहे थे, एक बाइक वाला आया आगे और एकदम उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने एकदम साइड बदल दी, तो झटका लगा। थोड़ी थोड़ी हाथ में झटके तो आए रहे, थोड़ा मेरी भी यहाँ दर्द आई होंगी तब मुझे नहीं मालूम, और लेकिन थोड़ा थोड़ा झटके लगे ही हैं सबको थोड़ा। ये हम हल्द्वानी से आ रहे थे, हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। ये बाइक आ गई बीच में, ड्राइवर ने बचाने के चक्कर में गाड़ी जो है किनारे चली गई। श्रीनगर में गुरुवार को हरियाणा के पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच वाहन ओवरटेक को लेकर विवाद हाथापाई में बदल गया। स्थानीय स्कूटी सवार युवकों ने पर्यटकों को गलत दिशा से वाहन चलाने का विरोध किया है। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हो गई। घटना के बाद मामला कोतवाली पहुंचा है, जहां आक्रोशित भीड़ ने गुस्से का इजहार किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ पर काबू पाया है। पुलिस ने पर्यटकों और युवाओं को शांत कराया। फिलहाल मामला कोतवाली में विचाराधीन है और जांच जारी है। तो खटीमा में तुषार हत्याकांड की सनसनी अभी ठंडी ही नहीं हुई थी कि आपको बता दें इस्लाम नगर वार्ड नंबर 9 में एक और हिंसक घटना ने शहर को दहला दिया। 22 वर्षीय फरदीन पर अपनी ही दुकान के सामने मामूली विवाद के चलते एक नाबालिग के चाकू से हमला करने का आरोप लगा दिया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC खटीमा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स BP सिंह ने कहा कि घाव गंभीर नहीं है और उसकी जान जो है बच गई है। आरोपी अरमान को मौके पर पकड़ लिया गया और पुलिस ने हवाले जो है उसको कर दिया गया था। पुलिस मामले की गहनता से यहां पर जांच में जुटी हुई है। 22 वर्षीय युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि उसको किसी ने चाकू से उसके ऊपर वार किया है। अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है और उसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों में जो है घिरी हुई नजर आई है। आपको बता दें मामला जो है वो 26 नवंबर 2025 को हुए स्टॉल हाउस टेंडर को लेकर है, जिस पर पारदर्शिता के गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि टेंडर की जानकारी बड़े अखबारों को छोड़कर सीमित प्रकाशनों में ही प्रकाशित की गई थी, ताकि आम जनता और स्थानीय युवाओं को मौका न मिल सके और इसका जो है चहेतों को फायदा मिल सके। स्थानीय व्यापारियों, ठेकेदारों और बेरोजगार युवाओं का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत की गई है। सवाल यह है कि क्या खटीमा नगर पालिका जनता के हित में काम कर रही है या फिर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से नगर पालिका एक बार फिर जो है विवादों के घेरे में दिखता हुआ नजर आया है। खटीमा नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा आरोप टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो है वो लगा है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ सीमित अखबारों को छोड़कर यहां पर कई सारे अखबार ऐसे थे जिन पे इश्तिहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं निकाला गया था, जिसकी वजह से आम जनता तक और सभी लोगों तक जो है इसकी सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाई है। तो आपको बता दें किस तरीके से नगर पालिका पर जो है एक बार फिर से जो है विवादों के घेरे में यहां खड़े होते हुए नजर आया है। खटीमा नगर पालिका के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो है अब सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं। अपनों को फायदा पहुंचाने का यहां पर आरोप लगा है और ये कहा गया है कि क्या इस पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। जनता तक सही जानकारी ना पहुंचाने का यहां पर आरोप लगा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सभी प्रकाशनों को छोड़कर कुछ निजी प्रकाशन, कुछ सीमित प्रकाशन को यहां पर जो है टेंडर की प्रक्रिया दी गई थी और उसी के चलते ये जो है सब मामला सामने निकल के आया। तो
जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लाटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लाटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने विज्ञप्ति। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगने के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि इस वर्ष कपाट खुलने के बाद धाम में गैर सनातनी पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि लगातार चोरी और अभद्रता की शिकायत मिलने के कारण ये निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र सौंपने की भी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तो आपको बता दें, प्रदेश में खासतौर पे उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मंदिरों में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते अब जो है यहाँ पर यमुनोत्री धाम की ओर से भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए गैर सनातनियों का प्रवेश जो है यहाँ पर वर्जित रहेगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जिलाधिकारी को भी जो है इस संबंध में जानकारियाँ और खासतौर पर ज्ञापन जो है वो साझा किया जाएगा और उसी के चलते आगे की अब क्या कार्रवाई रहती है ये खैर देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों की एंट्री पर यानी कि उनके प्रवेश पर अब जो है बैन लगने जा रहा है। जय यमुना मैया की। मैं पुरुषोत्तम उनियाल, प्रवक्ता श्री यमुनोत्री मंदिर समिति यमुनोत्री धाम। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदाम मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेण उत्कटा। माँ भगवती यमुना जी की कृपा सभी सनातनियों पे बनी रहे, ऐसी आशा करता हूँ और माँ यमुना से सदैव प्रार्थना भी करता हूँ। इस वर्ष से गंगोत्री के बाद हम भी यह निर्णय लेते हैं कि जितने भी गैर सनातनी होंगे उनका जो है यमुनोत्री धाम में आना जो है, उनका आगमन जो है वर्जित रहेगा। तो जमीन कब्जाने के मामले में घिरे बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे पर लगातार विवाद चल रहा है। इस विवाद के बाद आपको बता दें कि इनके बीच अपना एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर भूमाफियाओं के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वे जनता के सामने कभी अपना मुंह तक नहीं दिखाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का मानना है कि सरकार की जांच में कोई झोल है, इसलिए अरविंद पांडे ने यह बयान दिया है। जिस दिन भूमाफिया ये जो नाम है किसी पे भी चिपका दो, नाम चिपकाना या आरोप लगाना बहुत आसान काम है और जब तक इन चीज़ों से मैं मुक्त नहीं हो जाता, मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल 100% मैं सही हूँ, ये कहना गलत है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि जो प्रदेश के लोग हैं, जैसे देवभूमि के देवतुल्य लोग हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग विश्वास कर सकते हो तो करना आप लोग। मेरा राजनीतिक जीवन 30 साल का होने जा रहा है। मैं 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष और 25 साल से विधायक लगभग होने जा रहा हूँ मैं। तो मेरा राजनीतिक सफर निरंतर 30 साल का है और जो भूमाफिया का तगमा मेरे पे लगा है, मैं सबको कहना चाहूँगा कि बहुत ज़मीन पे जाके इन चीज़ों को सबको समझने की आवश्यकता है कि 30 साल के राजनीतिक सफ़र में क्या 30 फीट ज़मीन कब्जाने का मेरे पे लागू लगने से मैं भूमाफिया हो गया। देखिए, इस बयान से मुझे ऐसा लगता है कि उनका भाजपा में जो अंदर खाते में झगड़ा चल रहा था वो समझौता हो गया है, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करते रहे वो, और उनकी ज़मीन का कब्जे का तो बहुत स्पष्ट तौर से भाजपा के सरकार की तरफ से अगर जाँच हो रही है तो सरकार की जाँच क्या झूठ होगी? कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। लेकिन क्योंकि अब उनको जिस तरह से भी जो भी घटनाक्रम पीछे घटा, जो सांसद महोदय 2-3 लोग वहां जा रहे थे, क्या हुआ, दिल्ली से क्या फ़ोन आया, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ी, इन तमाम बातों को मुद्देनजर रखते हैं मुझे ये लगता है कि उनका अब अंदर खाते में समझौता हो गया। इसलिए वो जांच भी इन्हीं की अपनी है, एसटीएफ भी अपनी है, पुलिस भी अपनी है, तो जांच वो आ जाएगी, उसमें वो कह देंगे भाई इनकी कोई गलती नहीं है। तो अब यही होगा, कुल मिला के इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।